ठीक है, तो आज हम साइंस शुरू करने वाले हैं। ज़्यादातर सब्जेक्ट शुरू हो गई हैं, लेकिन कंप्लीट होने का पता नहीं है कब तक कंप्लीट होगी। पर इतना ज़रूर है कि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा उसमें क्वालिटी ज़रूर मेंटेन लगूंगा, भले टाइम लूँ या कुछ भी लगूँ। मैं जैसे साइंस पढ़ाऊँगा तो साइंस उस हिसाब से पढ़ाऊँगा कि आप आईएएस के लेवल के एग्जाम में भी जो साइंस के क्वेश्चन आएंगे वो सारा सारा सॉल्व कर सकते हो। और अगर आपने पहले साइंस पढ़ी हो, आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं रहा हो, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद में इंटरेस्ट पक्का आएगा, ये मुझे गारंटी है। ठीक है, साइंस के 4 पार्ट रहेंगे अपने। साइंस में नॉर्मली अपना फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान आएगा, रसायन विज्ञान आएगा, जीव विज्ञान आएगा, और उसके अलावा एक अपने आईएएस और आरएएस के जो एग्जाम होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, यानी पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। चारों का मैं आज सिलेबस बता दूंगा, लेकिन पहले हम साइंस का इंट्रोडक्शन देखते हैं। ठीक है, मैं एक बात इंपॉर्टेंट पहले ही बोल चुका हूँ, कब तक कंप्लीट करा पाऊंगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन जब भी मैं जो भी लेक्चर कराऊंगा मैं उस हिसाब से कराऊंगा कि क्वालिटी आपको इंटरेस्ट आएगा उसमें, उस लेक्चर में। कभी नहीं पढ़ा होगा आपने इस तरीके से, आपको महसूस होगा। साइंस मेरा वैसे सब्जेक्ट भी रहा है, तो साइंस तो मैं अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा ही। ठीक है, साइंस हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? विज्ञान। विज्ञान। नाम से कुछ पता चल रहा है? विज्ञान। बी का मतलब होता है विशिष्ट, विशिष्ट, और ज्ञान का मतलब होता है ज्ञान यानी नॉलेज। ठीक है, ऐसा ज्ञान जो विशिष्ट है, विशिष्ट यानी तार्किक है, एक्सपेरिमेंट पर जो सत्य पर परखा हुआ गया है, वो होता है विज्ञान। ठीक है, दो शब्द होते हैं ज्ञान और विज्ञान, दोनों में अंतर समझिए पहले। तो ज्ञान में और विज्ञान में क्या अंतर होता है? एक होता है ज्ञान और एक होता है विज्ञान। मैं सिलेबस बताने वाला हूँ, और जो जो चीज़ बताने वाला हूँ उसका पीडीएफ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या कमेंट में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। तो ज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं नॉलेज, एक होता है विज्ञान जिसे अपना बोलते हैं साइंस। कोई घटना ले लीजिए कि मैं आपको एग्जांपल उसी से लेता हूँ नॉर्मली अपना। कुछ समय पहले आपने वो जो घटना सुनी हुई होगी, जो चुट्टियाँ कटने वाली घटना थी। ठीक है, उसके बारे में बहुत सारी अफवाहें फैली थी, आज वहाँ पे ये हो गया, आज वहाँ पे ये हो गया। और ये अफवाहें आज से नहीं, बहुत पहले समय से हर साल नई नई साल चलती है। ये डर का खेल होता है। साइंस इस डर को कम करता है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। नॉलेज का मतलब होता है कि एक व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को जानकारी दे दी। क्या दिया है? जानकारी दी है, लेकिन इसकी सत्यता का नहीं पता है, ये सत्य है या नहीं ये नहीं पता है। नहीं आया समझ में? नॉलेज में वो चीज़ सच्चाई बताई गई है या झूठ बताई गई है ये नहीं पता चलेगा। ठीक है, लेकिन साइंस में, विज्ञान में, विशिष्ट ज्ञान में हमें तर्कों पर बात करनी पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ तर्कों पर बात करनी पड़ेगी, उसका एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, तब उस चीज़ को मानना पड़ेगा। आ गया समझ में? जैसे कि एग्जाम्पल देता हूँ मैं कि ऐसे ही न्यूटन नाम का एक व्यक्ति है, वो किसी पेड़ के नीचे बैठा है, ऊपर से सेब गिरा, सेब तो गिर गया, न्यूटन ने देख लिया, उसे पता चल गया कि हाँ भाई ऊपर से कोई वस्तु गिरती है वो नीचे गिरती है। ये तो जानकारी हो गई उसके पास में, यानी नॉलेज हो गई, कोई भी वस्तु गिरेगी वो नीचे ही गिरती है। अब उसने देखा ऑटोमेटिक गिर रही है, गिर रही है। अब अगर उसका कारण जाना है, साइंटिफिक कारण जानना है, लॉजिकल कारण जानना है, तो हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा? साइंस में जाना पड़ेगा। उसका कारण सोचना पड़ेगा कि ये सेब ऊपर से नीचे क्यों गिरा, और जब वो कारण सोचेगा, पूरी चीज़ों का गहन अध्ययन करेगा, तब वो निकाल के आएगा, गुरुत्वाकर्षण बल का नियम निकाल के लाएगा। न्यूटन के अलग अलग नियम आएंगे बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ समझ में आई, इतनी वाली कि साइंस, ज्ञान में और विज्ञान में क्या अंतर होता है। हमें ज्ञान नहीं पढ़ना है। मेरे चैनल में जो मैं केटी सीरीज चलाई है उसका क्या मतलब होता है? नॉलेज ऑफ द ट्रुथ। नॉलेज होना अलग बात है, उसकी सच्चाई का पता होना अलग बात है। ठीक है, सत्य का ज्ञान होना जरूरी है। सत्य का ज्ञान यानी क्या होगा? विज्ञान। यहाँ पे ज्ञान है हमें, लेकिन उसकी सच्चाई का नहीं पता है। अगर हमें उसकी सच्चाई का पता चल जाए कि सत्य क्या है, तो उसे क्या बोलते हैं? विज्ञान। तो चैनल एक तरीके से साइंस के लिए समर्पित है। एक चीज़ अपने, मैंने मूल कर्तव्यों में भी आपको बताई थी, अपने पॉलिटी वाले में, भारत के जो संविधान में मूल कर्तव्य हैं उसमें लिखा गया है कि भारत के लोगों को अंधविश्वास से दूर जाना है और साइंटिफिक टेम्पर यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि 60 साल में अभी तक वो अंधविश्वास नहीं निकाल पाए हम। यही प्रॉब्लम सबसे बड़ी, एजुकेशन सिस्टम गड़बड़, और जो ऊपर वाले लोग हैं नीचे वाले लोगों को सही जानकारी नहीं पहुंचने देना चाहते हैं। अगर कोई व्यक्ति है, बाबा जी है, मैंने एग्जाम्पल आपको उसका नाम भी बता देता हूँ, देवकी नंदन ठाकुर है उसका व्यक्ति का नाम, और उसकी आप वीडियो देख सकते हो। एक लड़की के साथ उसकी बहस हुई थी छोटी सी बात पे। तो वो बाबा जी ठेकेदार बना हुआ है धर्म का, एक्चुअली में है नहीं, उसे खुद को ज्ञान नहीं है धर्म के बारे में, लेकिन वो ठेकेदार बना हुआ है धर्म का। एक लड़की उससे माइक पे पूछती है कि बाबा जी ये बताइए कि हम शिव जी को दूध चढ़ाते हैं, अच्छी बात है चढ़ाना चाहिए, लेकिन अगर मुझे रास्ते में कोई भिखारी मिल जाता है तो मैं क्या उसको दूध देना चाहिए? तब वो जो ठेकेदार बना हुआ है इस प्रश्न से इतना घबरा जाता है कि अगर ये सच्चाई को पता चल जाएगा तो आज ये वो गरीब के लिए दूध की बात कर रहे हैं, मंदिर पर वो दूध नहीं चढ़ा रहे हैं, कल के लिए हमारे दान देना भी बंद करेंगे।
कल के लिए दान दक्षिणा देना भी बंद करेंगे, फ्री में जो सब दे रहे हैं उनके लिए डोनेशन कर रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, वो भी उस चीज से घबरा गया। तो उस बच्ची को इस तरीके से पागल बनाने की कोशिश करते, समझता नहीं है, खुद को नॉलेज नहीं है, अंग्रेजी और उसकी इतनी खराब है, पर बोलता है वो। उसमें वीडियो आप देखना, देवकी नंदन ठाकुर एंड गर्ल लिख देना, ठीक है। तो उसमें आपको 10 मिनट में आपको पता चल जाएगा कि धर्म के ठेकेदार वो सच्चाई को क्यों नहीं आने देना चाहते हैं। वो बने हुए हैं ऊपर, और अगर लोगों को सच्चाई पता चल गई तो उनका जो धंधा चल रहा है वो ठप हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अपना पंडित होते हैं। मैं कास्टिज्म की बात नहीं करता हूँ और ब्राह्मणिज्म की बात कर रहा हूँ मैं कुछ एक, लेकिन उसमें जातिवाद नहीं लेके आ रहा इस पॉइंट पे। कुछ एक ब्राह्मण ऐसे होते हैं, कुछ एक बात कर रहा हूँ, पूरे के पूरे नहीं, कुछ एक ब्राह्मण ऐसे होते हैं जो लोगों को अंधविश्वास की ओर ले जाने की कोशिश करते हैं। पाखंड ब्राह्मण कुछ एक, पॉइंट याद रखना, कुछ एक, सारे के सारे नहीं, बहुत कम। वो कास्टिज्म को बहुत ज्यादा मानते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जब तक हम कास्टिज्म मानते रहेंगे तभी तक हमारा धंधा चलता रहेगा। लोगों के अंदर झूठ जब तक बैठा रहेगा तब तक हमारा धंधा रहेगा। 1947 से हम आज़ाद हो गए, लेकिन आज तक हम उस अंधविश्वास को खत्म नहीं कर पाए, क्योंकि जो ठेकेदार थे वो बहुत मजबूत थे, उन्होंने उस चीज़ों को समझने नहीं दिया। तो ये सत्य का ज्ञान होता है साइंस के बारे में। साइंस हमारी समझ में इसलिए भी नहीं आती है क्योंकि हम जो साइंस किताबों में पढ़ते हैं उसकी भाषा ही कुछ अलग होती है, भाषा ही बहुत अलग होती है। एक्चुअली में जो शब्द होते हैं वो इंग्लिश के शब्द होते हैं, और उनका हिंदी में ट्रांसलेशन करके ऐसे ऐसे शब्द बनाए जाते हैं जिनसे हमें खुद को डर न लगने जाता है। कैपेसिटर का नाम सुना होगा, संधारित्र, ऐसे सुना है कभी कभी, ऐसे बहुत सारे शब्द। तो मेरे हिसाब से ये समझ में आ गई होगी। जो ज्ञान होता है उसमें सिर्फ जानकारी मिलती है, विज्ञान में जानकारी के साथ साथ में कारण भी मिल रहा है। आगे समझ में, ज्ञान में सही और गलत का नहीं पता है कि सही है या गलत है। हमने किसी व्यक्ति ने फोन करके दिल्ली से बता दिया कि वहां पे बारे भूकंप आ गया, जैसे दिल्ली से किसी व्यक्ति ने बता दिया भूकंप आ गया, हमें फोन पे बताया, हमारे पास नॉलेज आ गई। हम जब तक वहां जाके जानकारी नहीं ले लेंगे, देख नहीं लेंगे, तब तक हमें सच्चाई का पता नहीं चलेगा, या कोई वीडियो नहीं देख लेंगे जिससे हमें पता चल रहा है, ठीक है। फेक वीडियो भी बनाई जाती है, तो ओरिजिनली आज के समय पे सच्चाई को पहचानना बहुत ज्यादा कठिन होता है, इसलिए मैंने केटी सीरीज चलाई थी। सत्यता की जांच के साथ और एक्सपेरिमेंट के साथ में हमें विज्ञान में पता चल जाता है कि सत्य क्या होता है। जैसे सेब गिरता है, सेब गिरने से जानकारी हमें क्या हो रही है कि ऊपर से नीचे वस्तुएं गिर रही है, लेकिन हम उसमें कारण ढूंढने जाएं तो किस में ढूंढेंगे हम? साइंस में। तो उसमें कुछ न्यूटन ने कौन सा बल निकाल के लेके आ गया? गुरुत्वाकर्षण का बल लेके आ गया, ठीक है। उसके अलावा कोई और एग्जाम्पल बताता हूँ। साइंस भी समय के साथ साथ में थोड़ी बहुत चेंज होती रहती है, मैं आपको ये बहुत पहले भी बता चुका हूँ, ज्योग्राफी वाली चीज़ में भी बता चुका हूँ। जैसे साइंस चेंज होगी वैसे वैसे टेक्नोलॉजी चेंज होगी। अब ये होता है कि जैसे मैंने उसमें ज्योग्राफी वाले में बताया था, जिस प्रकार की नॉलेज होती है उस प्रकार से वो विशिष्ट ज्ञान बनाने की कोशिश करते हैं। पहले धरती को चपटा माना जाता था, धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट किए, पता चला कि धरती चपटी नहीं है, ठीक है। पहले धरती को स्थिर माना जाता था, ठीक है, गोल तो मान लिया, स्थिर मानते थे। अब स्थिर की बजाय अब अपनी धुरी पे घूमने वाला भी मानते हैं। पहले माना जाता था धरती के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, सूर्य वगैरह सारे तारे तारे। बाद में पता चला पृथ्वी एक कोने में सूर्य के चक्र लगा रही है, सूर्य भी एक कोने में गैलेक्सी का चक्र लगा रहा है। तो ये साइंस भी समय के हिसाब से जैसे जैसे जानकारी और एक्सपेरिमेंट बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे चेंज होती जाती है। एक एग्जांपल देता हूँ, किसी वस्तु को आप इस तरीके से आगे की तरफ रोलिंग कर दो, इस तरीके से लुढ़का दो, तो वस्तु वो धीरे धीरे चलती जाती है और कुछ समय बाद में वो रुक जाती है, ठीक है। अब ये नॉलेज हो गई, किसी वस्तु को जो आप रोलिंग कर दोगे तो कुछ समय बाद वो रुकने वाली है, ये अपनी जानकारी हो गई। अब इसका कारण क्या है ये हम किस में पढ़ेंगे? विज्ञान में पढ़ेंगे, यानी घर्षण का नियम। घर्षण का नियम किस में पढ़ेंगे? विज्ञान में पढ़ेंगे। बाकी और आगे एग्जाम्पल में बता सकता हूँ, भूकंप आते हैं। पुराने समय पे तो भूकंप को भगवान का प्रकोप माना जाता था, बारिश को भी इंद्र देवता की कृपा माना जाता था। लेकिन अब अगर हम साइंस डेवलप हो जाएगी तो हम कारण जान सकते हैं, बारिश कैसे होती है, भूकंप कैसे आते हैं। तो ज्ञान में सिर्फ ज्ञान मिलता है, और विज्ञान में हमें क्या मिलता है? तार्किक ज्ञान, यानी लॉजिकल एक्सपेरिमेंट के साथ में। ये मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। विज्ञान को नॉर्मली सिर्फ 2 भागों में बांट रहा हूं मैं, बाकी का पता नहीं मुझे कितने लोगों को कितने भागों में बांटते हैं, पर मैं मेरे हिसाब से जो पढ़ा रहा हूं मैं 2 भागों में बांट रहा हूं। एक हो जाता है भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, और एक हो जाता है अपना आध्यात्मिक विज्ञान, आध्यात्मिक विज्ञान। दोनों ही विज्ञान जरूरी है इंसान की खुशी के लिए, दोनों ही चीजें जरूरी होती हैं। भौतिक विज्ञान का मतलब अपने अंदरूनी, अपने आप को समझना नहीं। भौतिक विज्ञान का मतलब अपने अंदरूनी भाग को छोड़ के बाहर की जो दुनिया दिख रही है आपको, फिजिकल वर्ल्ड जो आपको चारों तरफ दिख रहा है, उसके नियमों को समझना, ये हुआ भौतिक विज्ञान। आया समझ में? घर्षण के नियम को समझना, गुरुत्वाकर्षण बल के नियम को समझना, लाइट के बारे में समझना, ये सारा क्या हो गया? भौतिक विज्ञान। यानी किस चीज को छोड़ दिया? अपने अंदरूनी शरीर को छोड़ दिया। और दूसरा क्या हुआ? आध्यात्मिक ज्ञान। अब इसमें क्या होगा? बाहरी चीज को छोड़ दो, अपने अंदर को समझो, स्वयं को समझो, मैं क्या हूँ, मेरे अंदर क्या क्या पोटेंशियल है, क्या क्या संभावना है, मैं कितना आगे जा सकता हूँ, ठीक है। ये होता है आध्यात्मिक ज्ञान। हमारे भारत में इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया था शुरू से ही। ऋषि मुनियों ने बहुत सारे आध्यात्मिक खोज की थी, ठीक है, गीता। उसके अलावा मैं आपको योग का ज्ञान जो है वो आध्यात्मिक ज्ञान है। सांख्य का ज्ञान है, सांख्य दर्शन मैंने बताया था, कपिल मुनि वाला सांख्य दर्शन, गीता वगैरह, ये सब किससे रिलेटेड है? आध्यात्मिक ज्ञान से।
ठीक है। और भौतिक ज्ञान यानी अपने आंतरिक शरीर को छोड़ करके बाहरी दुनिया में जो नॉलेज है उसका विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करना, ये भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान एक बहुत बड़ी सब्जेक्ट हो जाती है। बहुत बड़ी का मतलब जो आप सब पढ़ते हो वो सब भौतिक विज्ञान के अंदर आता है। इतिहास पढ़ते हो, इतिहास किसके अंदर आएगा? भौतिक विज्ञान के अंदर। इतिहास का मैंने बताया था, एक तो ये हो गया कि आप रट लो, सिर्फ जो कोई बता रहा है, बता दिया किसी व्यक्ति ने कि ऐसे बता दिया कि एग्जाम्पल मानो गौरी ने जो द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, ये तो सिर्फ नॉलेज हो गई। अगर उसका डीप एनालिसिस करो तो वो होता है विज्ञान। सारे के सारे अलग अलग विचार, जैसे मैं हिस्ट्री का बता रहा था ना कि ब्रेन वॉश कर दिया जाता है, वो ब्रेन वॉश होता है नॉलेज। अगर आपको सिर्फ इतना पढ़ाया जाए कि महात्मा गांधी ने आज़ादी दिलाई है तो वो होता है सिर्फ नॉलेज, उसमें सच्चाई नहीं पती है। ठीक है, उसके अलावा आप खुद 360 डिग्री से वहाँ जाके अलग अलग किताबों को पढ़ने की कोशिश करो, तब आता है अपना विज्ञान। तो अपना हिस्ट्री भी किसका हिस्सा होता है? इतिहास यानी विज्ञान का हिस्सा होता है हिस्ट्री जो है। उसके अलावा भूगोल विज्ञान का हिस्सा, सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस, भूगोल को भी बोलते हैं जियोग्राफी या जियोलॉजी, इसे आप बोल सकते हो भूविज्ञान। ठीक है, या भूगोल तो बोलते हैं, भूविज्ञान बोल सकते हो। इसके अलावा पृथ्वी विज्ञान, इकोनॉमिक्स को बोल सकते हो अर्थ विज्ञान, पैसे का विशिष्ट ज्ञान होना अर्थ विज्ञान। हम जो पढ़ने वाले हैं इस साइंस के अंदर वो 4 सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ। पहले नंबर पे पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स। कुछ एक रूल्स होते हैं बाहरी दुनिया के, उन रूल्स को पढ़ना है अभी। तो सिर्फ कुछ एक रूल्स होते हैं, जैसे कि गति के नियम होते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल का नियम होता है, लाइट कैसे काम करती है, प्रकाश कैसे काम करता है। मैं अभी आपको सिलेबस बताने वाला हूँ तो उसमें पूरे पूरे बिंदु आपको समझ में आ जाएंगे। ये अपना होता है फिजिक्स। उसके अलावा दूसरा होता है केमिस्ट्री, रसायन। जैसे आपने सुना होगा रसायन, एक रसायन को, एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड में मिलाना, तो उसका पूरा परमाणु क्या होते हैं, परमाणु के गुण क्या होते हैं, पदार्थ क्या होते हैं, वो हम किस में पढ़ेंगे? केमिस्ट्री में। उसके अलावा होता है जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। जीव विज्ञान यानी हम तुम, उसके अलावा जितने भी जानवर हैं वो सब क्या हैं? जीव हैं। हम भी एनिमल हैं, हम एनिमल हैं। ह्यूमन बीइंग इज जस्ट एन एनिमल। हम थोड़ा सा ऊपर निकल के आ गए हैं, हमारा माइंड डेवलप हो गया है। हम में और बाकी एनिमल में कोई खास अंतर नहीं है। तो जीव विज्ञान में हम मनुष्य के बारे में भी पढ़ते हैं और बाकी जानवरों के बारे में भी, और पेड़ पौधों के बारे में भी पढ़ते हैं। तो ये किसका हो जाता है? जीव विज्ञान के अंदर आ जाता है। बाकी तो पेड़ पौधों के लिए एक बॉटनी अलग से सब्जेक्ट बन जाती है, लेकिन हम जीव विज्ञान के अंदर ही पढ़ लेंगे। और उसके अलावा अपना आईएएस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, बहुत ज़्यादा रोल निभाता है। तो मैं अभी जो कराने वाला हूँ आपको, आईएएस का एग्जाम जो 3 जून को है, 3 जून से मैं अपना स्ट्रेटजी उस हिसाब से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। 3 जून तक कुछ एक बिंदु जो मेरे लिए भी काम आने वाले हैं, आपके लिए भी काम आने हैं। उसके बाद में आरएएस प्रीलिम्स का और ज़्यादा फोकस किया जाएगा। अभी आरएएस और आईएएस दोनों को कंबाइंड में फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ। 3 जून से पहले मैं एक तो करीब 40 लेक्चर की, 40 तो नहीं 30 के आसपास में करंट अफेयर्स के लेक्चर बनाने वाला हूँ, एक डेढ़ घंटे की। 3 जून से पहले सबसे मेरी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा इस पर रहेगी, क्योंकि आईएएस के एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। 50% ज़्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। मेरा एग्जाम है तो मुझे इस चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं आपके चक्कर में सारी चीज़ें और बंद कर दूँ तो मेरे एग्जाम में प्रॉब्लम हो जाएगी मुझे। लेकिन मैं इसमें जो जो टॉपिक पढ़ाऊँगा ना उसको आपको जीरो से ही लेके चलूँगा। तो ये अगर आप कर लोगे तो ये आपके बहुत काम आने वाला है, करंट अफेयर्स वाला। ठीक है, अगर नेपाल के जो प्रधानमंत्री इस समय भारत आए तो वो तो आज के समय की बात तो मैं बताऊंगा, लेकिन नेपाल और भारत के पुराने समय से कैसे कैसे रिलेशन चल रहे हैं वो भी बताऊंगा। तो अपने आरएस के मेंस में विदेशियों के साथ संबंध में वो बहुत काम आने वाला है। तो ये करंट अफेयर्स भी बहुत यूजफुल रहने वाला है। एक एक चीज़ को जीरो से लेकर हाई लेवल तक जाने की कोशिश करूंगा। एक एक टॉपिक पे हो सकता है 10-10, 5-5 मिनट में बेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, ये अपना 30 इस पर रखूंगा। उसके अलावा मैं फिजिक्स को और एनवायरमेंट और इकोलॉजी को 3 जून से पहले कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा। केमिस्ट्री और बायोलॉजी को अभी शुरू नहीं करा पाऊंगा 3 जून से पहले। ठीक है, मैंने इसलिए ये बोला है कि देखो मुझे नहीं पता कि मैं आरएस प्री से पहले करा पाऊंगा, लेकिन मैं जो भी लेक्चर कराऊंगा उसकी क्वालिटी बहुत हाई रखूंगा। मैं खुद उस लेक्चर की एक एक चीज़ को पढ़ूंगा, भले ही मुझे 4 घंटे लग जाए, 5 घंटे मुझे आती है, लेकिन कुछ एक चीज़ें डिजाइन करना भी इंपॉर्टेंट होता है कि कैसे पढ़ाना है। इंपॉर्टेंट ये है कि डिजाइन करना जरूरी है। डिजाइन करने के बाद पढ़ाता हूँ तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फिर केमिस्ट्री और जीव विज्ञान में बाद में कराऊंगा, आगे समझ में। तो अभी मेरा फोकस 3 जून तक है तो करंट अफेयर्स पे रहेगा, एनवायरनमेंट इकोलॉजी पे रहेगा। उसके अलावा मैं मॉडर्न हिस्ट्री का क्रैश कोर्स कराने वाला हूँ। उसके अलावा पॉलिटी का क्रैश कोर्स कंप्लीट कराने वाला हूँ। ठीक है, ज्योग्राफी और अपना राजस्थान जीके का बीच बीच में कभी कभी मैं वीडियो डाल दिया करूंगा। मॉडर्न हिस्ट्री में इसलिए बता रहा हूँ कि मॉडर्न हिस्ट्री का क्रैश कोर्स जो मैं करा दूंगा वो हर एग्जाम में उसी से 70-80% सवाल पूछ लिए जाएंगे। मॉडर्न हिस्ट्री से ही ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं हिस्ट्री में अगर पूछे जाते हैं तो। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री दूसरे नंबर पे अपना मुगल साम्राज्य आ जाता है, उससे भी पूछे जाते हैं। तो मुगल साम्राज्य का भी क्रैश कोर्स करा दूंगा। तो मैं अपने आईएएस के हिसाब से फोकस रखूंगा सारी चीज़ों पर। तो ये मेरे हिसाब से आपकी समझ में आ गई होंगी। तो मैं आगे थोड़ा सा बढ़ता हूँ। ये 4 चीज़ पढ़नी है हमें, आप स्क्रीन पर देख लो। भौतिक विज्ञान पढ़ना है, रसायन विज्ञान पढ़ना है, जीव विज्ञान पढ़ना है और पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी ये पढ़ना है। अब मैं इसको सिलेबस बता देता हूँ, बोल रहा हूँ फास्ट वे में बोल रहा हूँ। चारों का सिलेबस क्या क्या पढ़ना है। देखो पहला नंबर आता है भौतिक विज्ञान, इसमें हमें 11 टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, नाम बोल रहा हूँ मैं जल्दी जल्दी से।
भौतिक राशियां क्या होती हैं पहले टॉपिक में पढ़ना है। उसके बाद में दूसरा गति, चाल एवं समय, गति के नियम देखेंगे, न्यूटन की गति के नियम, घर्षण नियम, जड़त्व, ये सारे सारे हम गति, चाल, नियम उसमें देखेंगे, मैं वो पढ़ा दूंगा। उसके बाद शायद ही कोई सवाल आप ऐसा होगा जो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद में हम ऑप्टिक्स यानी प्रकाश की पे जाएंगे, अब बर्तन वगैरह उसी के साथ सॉल्व कर लेंगे। चौथे में हम गोलाकार लेंस, जो लेंस वगैरह के सवाल पूछे जाते हैं, सुना होगा आपने, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, ये सारी सारी चीज़ें, चश्मे कैसे चढ़ाए जाते हैं, दूरदृष्टि। उसके बाद में मनुष्य की आंखें और आंखों में कुछ विकार होते हैं, ठीक है, दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, ये अपना 5वां टॉपिक होगा। उसके बाद में बल के बारे में बात करेंगे, बल क्या होता है और न्यूटन के फोर्स के क्या नियम है, ये बात करेंगे 6वें टॉपिक में। 7वें टॉपिक में हम कार्य, ऊर्जा, शक्ति देखेंगे, वर्क एनर्जी पावर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्क एनर्जी पावर। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपकी लाइफ से रिलेटेड सब्जेक्ट बहुत सारी पॉइंट्स आपको समझ में आ जाएंगे। वर्क एनर्जी पावर ये आपकी लाइफ से रिलेटेड है, आपके अंदर एनर्जी कैसे बनती है, आप कैसे कार्य करते हुए, सारी चीजें उसमें हम देखेंगे। भौतिक तो देखेंगे, उसके बाद में हम थोड़ा बहुत आध्यात्मिक बातें भी देखेंगे। उसके बाद में 8वां अपना तरंगे, ध्वनि तरंगे। उसके बाद में 9वां गुरुत्वाकर्षण बल, 10वां विद्युत की यानी इलेक्ट्रिसिटी, और 11वां अपना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी अपना जो करंट होता है उसका चुंबकीय प्रभाव भी होता है, ठीक है। चुंबकीय का कोई करंट में से अगर धारा बह रही है, उसके पास में अगर हम कोई लोहे वगैरह लेके आते हैं तो उसमें एक तरीके से विक्षेप होता है, उसे चुंबकीय प्रभाव बोलते हैं, तो ये हम देखेंगे। तो मैं पहला लेक्चर जो कराऊंगा भौतिकी में भौतिक राशियां कराऊंगा, उसके बाद में 10वें और 11वें वाले लेक्चर को मैं तुरंत कराऊंगा। दूसरे नंबर पे 10वां लेक्चर लूंगा, तीसरे पे अपना 11वां लूंगा, उसके बाद में फिर कंटिन्यूस चलूंगा मैं। 10वां 11वां इसलिए क्योंकि मैं 12वीं वालों के लिए फिजिक्स कराने वाला हूँ, तो 12वीं वालों की फिजिक्स में जो है इलेक्ट्रिसिटी और मैं अपना चुंबकीय प्रभाव जो है वो काम में आता है 12वीं फिजिक्स में। उसके बाद में अपना केमिस्ट्री पे आ जाते हैं। केमिस्ट्री में 12 टॉपिक कवर करने वाला हूँ मैं, ठीक है। पहले देखेंगे मैटर यानी पदार्थों की दुनिया क्या होती है, ठोस पदार्थ, द्रव और उसके अलावा गैस, इस तरीके से होते हैं। उसके बाद में कुछ गुण होते हैं पदार्थों के गुण, वो देखेंगे। उसके बाद में परमाणु क्या होता है, परमाणु की अंडरस्टैंडिंग लेने की कोशिश करेंगे। परमाणु का भी दोबारा एक छोटा सा बिंदु बता देता हूँ कि दुनिया की कोई भी वस्तु हो, उस वस्तु को अगर हम तोड़ते जाएं, बिल्कुल महीन करते जाएं, 10⁻⁻10 मीटर पर हम पहुंच जाएं, तब जो छोटा सा कण आता है उसे बोलते हैं परमाणु, एटम बोलते हैं। और ये आज के समय पे 120 के आसपास एटम है, 120 के आसपास में एटम है। और इन्हीं एटमों से मिलके 120 एटम से मिलके पूरी दुनिया बनी हुई है, ठीक है। बाद के तो 110 के बाद के जो है हमने लैब्स में बनाए, 110 तक के जो हैं उनसे ही मिलकर दुनिया बनी हुई है, उनसे अलग कोई एटम नहीं मिल सकता किसी भी चीज़ में। हमारे शरीर के अंदर उनमें से ही कोई ना कोई एटम होगा, तभी हमारे शरीर के बाल बने हुए हैं, स्किन बनी हुई है, या अंदर का पार्ट बना हुआ है। तो परमाणु की अंडरस्टैंडिंग समझेंगे। उसके बाद में उप परमाणु कण यानी सब एटोमेटिक पार्टिकल यानी उप परमाणुविक कण होते हैं, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, ये अपने छोटे छोटे लेवल के कण होते हैं, उनके बारे में देखेंगे। उसके बाद में आवर्त सारणी देखेंगे, धातु और अधातुओं में अंतर समझेंगे, धातुओं का अर्क यानी एक्सट्रैक्ट ऑफ मेटल देखेंगे। उसके बाद में अम्ल क्षार लवण पढ़ेंगे। उसके बाद में रेडियो विकिरण पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे, यानी रासायनिक बंध कैसे बनते हैं। कार्बन और उसके यौगिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, सबसे ज्यादा सवाल इससे पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। कार्बन उसके यौगिक में, अम्ल क्षार से पूछे जाते हैं, धातु अधातु से पूछे जाते हैं, और पदार्थों से पूछे जाते हैं, ठीक है। और रासायनिक अभिक्रियाएं, ये थोड़ा बहुत केमिस्ट्री का हो जाता है पर सब पढ़ेंगे। बायोलॉजी पढ़ने के बाद में आपको बहुत ही अलग महसूस होगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ इस चीज की। बायोलॉजी के कुल मिला के 13 टॉपिक हैं। पहला भोजन और पोषण, क्या क्या भोजन है, भोजन कहाँ कहाँ से उपलब्ध होता है, और पोषण का जो मैं 5 बिंदु बताए थे ना, पोषक तत्व, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीज़ें, इनके क्या क्या साधन हैं, इनकी कमी से क्या क्या रोग होते हैं, वो सारे उसमें देखेंगे। उसके बाद में सूक्ष्म पोषक तत्व और मैक्रोन्यूट्रिएंट यानी बृहद पोषक तत्व। उसके बाद में कुपोषण जनित बीमारी, यानी अगर इनमें से कुछ कमी हो जाती है, इनमें से कुपोषण के कारण बीमारी होती है, उन बीमारियों को देखेंगे कुपोषण के कारण। और एक होती है कंटेंजेंसी यानी इन्फेक्टियस बीमारी, एक से दूसरे ओर फैलने वाली, जिन्हें हम संक्रामक बीमारी बोलते हैं, एक व्यक्ति से दूसरी ओर फैलने वाली, तो वो चौथा टॉपिक होगा। 5वां टॉपिक होगा रोग प्रतिरोधक क्षमता। 6वां होगा कोशिका सेल। 7वां होगा ऊतक यानी टिश्यूज। 8वां होगा जैव प्रक्रमक यानी लाइफ प्रोसेस। 9वां होगा प्रोडक्शन ऑफ प्लांट यानी पौधों का जीवन। 10वां होगा प्राणी जीवन। 11वां होगा प्राणियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। नियंत्रण एवं समन्वयन, आनुवांशिकता एवं विकास। तो ये अपना बायोलॉजी के कुल मिला के 13 टॉपिक होंगे, और एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के कुल मिला के 15 टॉपिक होंगे। तो वो उस समय मैं आपको शुरुआत में उसमें बता दूंगा। तो एक चीज़ याद रखना कि मैं अभी 3 जून पर फोकस रखूंगा, अभी इस समय जो भी फोकस रखूंगा 3 जून आईएएस प्रीलिम्स के हिसाब से कराने की कोशिश करूंगा। एक तो करंट अफेयर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बीच बीच में केटी सीरीज के 1-2 लेक्चर डाल दूंगा। एक हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री का क्रैश कोर्स कराऊंगा, पॉलिटी के क्रैश कोर्स को कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। पॉलिटी कंप्लीट हो या ना हो, बाद में हो, क्योंकि क्वालिटी मेंटेन रखनी है, टाइम लगेगा, सीधी सी बात है।
कोई भी काम अगर हाई लेवल का करना है और आगे तक पहुंचना है तो उसमें टाइम कंज्यूमिंग होती है। अगर तुम जल्दी कर रहे हो तो उसमें लॉन्ग रन में नुकसान करने वाला है। ठीक है, तो आप प्रॉब्लम ना लें इस चीज़ की। ठीक है, एक मैंने हिस्ट्री बताया, उसके बाद में ये मैंने बता दिया आपको पॉलिटी। पॉलिटी के क्रैश कोर्स कर लेना, और 70 से 80% सवाल हर एग्जाम में आ जाएंगे, आरएस में तो पक्का उससे आ ही जाएंगे। ठीक है, तो पॉलिटी के मैंने 39-40 टॉपिक बताए थे, उन्हें कब तक कंप्लीट कराऊं मुझे नहीं पता, हो सकता है आरएस के एग्जाम तक नहीं करा पाऊं, लेकिन क्रैश कोर्स में से आ जाएंगे। मॉडर्न हिस्ट्री करा पाऊं या नहीं करा पाऊं, लेकिन क्रैश कोर्स में से 70 से 80% आ पाएंगे। ठीक है, आ जाएंगे। और 70 से 80% ही सॉल्व कर पाता है कोई भी व्यक्ति, कितना भी पढ़ा हो। ठीक है, 100% कोई सॉल्व नहीं करता है। 100% बोल रहा है वो झूठ बोलता है, सीधी सी बात है। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको बता ही चुका हूँ, ज्योग्राफी का बीच बीच में कोई मैप बेस्ड मैं आपको बता दिया करूंगा, मैप बेस्ड, वो अपने करंट अफेयर्स में बहुत सारी ज्योग्राफी कवर हो जाएगी। साइंस में 2 टॉपिक में अपने प्रीलिम्स के एग्जाम से पहले कराने वाला हूँ, 2 सब्जेक्ट, फिजिक्स और अपनी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। बाकी अपना दिल से दिल तक एपिसोड नंबर 6 में बता दूंगा, जो जो स्ट्रेटजी मुझे रखनी है आगे की मैं बता दूंगा। तो अभी 3 जून पर फोकस रहेगा। तो ये मेरी साइंस का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है। कल मैं आपके लिए इकोनॉमी लेक्चर नंबर 4 कराऊंगा, और साइंस में फिजिक्स का पहला लेक्चर कराऊंगा। ठीक है, उसके अलावा कोशिश ये करूंगा, अगर मैंने करंट अफेयर्स का वो लेक्चर डिजाइन कर लिया पूरा पूरा 15 टॉपिक के आसपास में, तो वो भी करा दूँ। ठीक है, बोलते बोलते परेशान हो जाता हूँ मैं ज़्यादा लंबे समय तक, तो ऐसा भी कर लिया करूँगा कि सुबह या शाम दोनों टाइम में आपको बुलाने की कोशिश कर लिया करूँगा। एक सुबह आ जाओ 1.5-2 घंटे के लिए, और शाम भी आ जाओ 2 घंटे के लिए, ताकि मेरी वीडियो कंप्लीट हो जाएंगी और आपका वो लेक्चर कुछ चलता रहेगा। ठीक है, तो अभी